हम लोग जजमेंट राइटिंग की क्लास में अपनी जर्नी कर रहे हैं और हमने अपनी जर्नी में काफी सारा रास्ता कवर कर दिया है। हम आपको बता चुके हैं कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है, जजमेंट राइटिंग की स्किल को कैसे develop करना है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट आर द चीजें। हमने अपनी इस क्लास में क्रिमिनल कोर्ट की 2 केस स्टडी ऑलरेडी कर ली है और उसमें हमने चार्ज फ्रेमिंग किया और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद हमने जजमेंट। तो क्योंकि दोनों की दोनों जजमेंट कन्विक्शन की थी, इसलिए हमने ऑर्डर सेंटेंस भी किया और उसकी जो टेक्निकलिटीज थी वो डिस्कस। उसके बाद हमने सिविल कोर्ट पे आते और ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर आता है जुडिशरी में वो सिविल में फ्रेमिंग ऑफ प्लेट भी आता है, फ्रेमिंग ऑफ एविडेंस भी आता है और सेटलमेंट ऑफ इश्यूज फ्रेम करने आते हैं और उसके बाद जजमेंट राइटिंग। तो हम लोग सिविल में जब हमने शुरू किया तो सिविल में हम लोग हमने प्लेट से शुरू किया और प्लेट में जो सीपीसी प्लेट को कवर करती है, प्लेटिंग्स को कवर करती है, हमने वहां पे उनकी जो टेक्निकलिटी है उनको डिस्कस। देखिए हम उसको दोबारा से रिविजिट करते हैं एक बार। सिविल प्रोसीजर कोड, और जैसा कि हमें पता है, हम सभी जानते हैं, जुडिशरी गाइड जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सीपीसी 2 हिस्सों में बटी हुई है। पार्ट 1 में सब्सटैंटिव सेक्शन है जिसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है और पार्ट 2 में शेड्यूल है 1 जिसमें ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं। हमारे पास टोटल कितने ऑर्डर्स हैं? 51। उसके अंदर रूल्स है और हमने यहां पर क्या है कि स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर डिस्क्राइब कर रहे हैं और ट्रायल कैसे प्रोसीड करता है, कैसे शुरू होता है और उसके लिए हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उसके एक एक स्टेप को ये शेड्यूल ऑर्डर्स के थ्रू कंप्लीट करता है। हमने आपको, अगर हम देखें तो ऑर्डर 1 जो है दैट इज टॉकिंग अबाउट पार्टीज। सूट में पार्टी सबसे पहला विषय है। इससे पहले हमें प्रोसीजर के सेक्शंस में जुरिडिक्शन भी देखनी होगी, क्योंकि अगर हमने प्लेन राइटिंग करनी है या हमें ये पता होना चाहिए कि किस कोर्ट में जाएगा, विच कोर्ट। और जुरिडिक्शन के लिए हमने आपको बताया था कि जुरिडिक्शन में जो सेक्शंस हैं वो 15 से 22 तक, 23 कह सकते हैं हम, जाते हैं और ये 2 तरह की जुरिडिक्शन की बात करता है। वो है पीक्यूलियर जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल। जैसा कि हमने क्रिमिनल में भी देखा था, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज द फर्स्ट जुरिडिक्शन। किस टेरिटरी में, किस एरिया में, किस जज के सामने जाए, राइट। आप देखेंगे कि जो हमारे कोर्ट के स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, इससे ये क्लियर हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई है और डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो एरिया। तो जब हम सिविल की बात करते हैं तो हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन 15 से 22 पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि बेसिकली वाकया किधर हुआ है, व्हाट इज द प्लेस, एंड अकॉर्डिंगली हम टेरिटोरियल जुरिडिक्शन डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, किसको। इसका दूसरा जो पहलू है वो है पीक्यूलियर जुरिडिक्शन, जो सूट की वैल्यू से डिपेंड करता है। सूट की वैल्यू क्या है? सब्जेक्ट मैटर जो है
उसकी वैल्यू क्या है और वैल्यूएशन के आधार पर उसकी पीरियोडिक ज्यूडिक्शन किसकी बनती है, वैल्यूएशन ऑफ सूट। ये देखकर कोर्ट फीस भी उसी हिसाब से डिसाइड होती है और प्लेस ऑफ सुइंग भी उसी हिसाब से डिसाइड। हम ये सारा कोर्ट स्ट्रक्चर और पीरियोडिक ज्यूडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूडिक्शन आप लोगों को क्लियर है, बहुत सारे लेक्चर्स में, बहुत सारी थ्योरी क्लासेस में। अब हम प्रैक्टिकल लैब में बैठे तो हमने जो आज करना है वो हमारा है प्लेट राइटिंग, ठीक है। ऑर्डर 1 पार्टीज की बात करता है, ऑर्डर 2 जो है वो रिलीफ्स एंड क्लेम्स की बात करता है। हम जब प्लेन राइटिंग करेंगे तो हमें पता है कि हमें जो रिलीफ चाहिए वो हमने पेयर क्लॉज में हमने क्या लिखना है, व्हाट इज द रिलीफ सॉर्ट। ये रिलीफ का जो वर्ड है ये हम टाइटल में भी लिखेंगे, टाइटल। तो हमने प्लेन राइटिंग में सबसे पहले सीखना है कोर्ट, किसकी ज्यूडिक्शन होती है, किसकी कोर्ट में जाएगा, इन दी कोर्ट। ओके, तो हमारे को फैक्ट्स देखकर ये पता लगता है सबसे पहले कि हम किस कोर्ट में जाते हैं। तो हमें प्लेन का सबसे पहले जो हमारा इन दी कोर्ट ऑफ ज्यूडिक्शन। हम अगर अपनी पुरानी जो हमने अभी केस स्टडी ले रखी है अपने हाथ में, वो हमारी केस स्टडी है कि प्लेंटिफ ए इज द ओनर ऑफ हाउस। हमारी केस स्टडी क्या है, प्लेंटिफ जो है वो एक घर का ओनर है, उसने अपने घर के एक छोटे से पोर्शन में बी को किराए पर रख रखा है, उसके साथ किरायानामा एक्सक्यूट किया गया होगा। उसका ये कहना है कि उसने 10 महीने से किराया नहीं दिया और इस ग्राउंड पर वो मकान भी खाली कराना चाहता है और जो उसका किराया एरिया से वो भी रिकवर करना चाहता है। तो हम अगर रिलीफ देखेंगे तो हमारा पहला रिलीफ है एविक्शन ऑफ द हाउस। इसमें हाउस जो है टेनेंटेड प्रीमाइसेस, ठीक है जी, वो वाला पोर्शन घर का जो कि किराए पर टेनेंटेड प्रीमाइसेस, राइट। दूसरा हमने रिलीफ इसमें क्या स्लॉट किया है, वो हमारा रिलीफ है एरियर्स ऑफ रेंट। ये कहते हैं हमारा 10 महीने का किराया इन्होंने नहीं दिया, और जब भी हम मनी की बात करेंगे, मनी का रिलीफ मांगेंगे तो हम उसमें इंटरेस्ट एंड कॉस्ट भी करेंगे, इसी के साथ आ जाता है इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। क्यों करेंगे, आपने इस सेक्शंस में देखा होगा सब्सट्रैक्टिव में, सेक्शन 34 स्पेसिफिकली बताता है कि हमें मनी डिग्री के साथ साथ क्या चीजें और मांगनी है और कैसे मांगनी है। देखिए, मनी जो होती है वो एक लिक्विडेटेड अमाउंट है जो समय के साथ साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता रहता है, इसकी इकोनॉमी क्या है। मान लीजिए मनी आज 10,000 रुपीज है और ये 10,000 रुपीज बी के पास ड्यू थी और बी ने नहीं दी, ठीक है। एक ही मनी है, एक का राइट है इसका और बी के पास ड्यू। और आज अगर ए ने पैसे लेने थे, ड्यू थे, बी नहीं देता है तो ये मनी बी के पास रहता है, ठीक है। मनी इज गेटिंग increased every day by way of interest। तो हम चाहे एरियर्स ऑफ रेंट मांगे या मनी किसी भी चीज की मांगे जो ओ करता है, जो ड्यू है बी पर यानी डिफेंडेंट पर, वो हमने उस इंटरेस्ट रिलीफ में
ऑर्डर टू रूल टू क्लियरली कहता है कि जितने भी बिलीफ बनते हैं, जितने भी क्लेम बनते हैं, वो आपको सारे के सारे अपने सूट में डालते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको फ्रेश सूट अलाउड नहीं है। अगर आपने कोई रिलीफ छोड़ दिया है, कोई क्लेम छोड़ दिया है, तो वो रिलीफ माना जाए। तो ये चीज यहाँ पर ऑर्डर 2 में क्लियर है, ऑर्डर 1 में पार्टी क्लियर है। यहाँ हमारे पास जो पार्टी है, अब देखिए कोर्ट का नाम आने के बाद अब फिर हमारा दूसरा काम आ जाता है पार्टी। और हमारे यहाँ पर पार्टी जो है ए एंड बी है। ए जो है वो लैंडलॉर्ड है और बी जो है वो टीनेट है। क्लियर? तो मैं आपको प्लेट का फॉर्मेट बता रही हूँ इसके साथ, और हम उसके साथ साथ अपने ऑर्डर के प्रोविजंस भी हमें अपने प्रोविजन देखने हैं कि हमारे जो प्रोविजन हैं, हमारी जो सीपीसी कहती है सिविल ट्रायल के लिए, वो कैसे कैसे अलाइन करने हैं। ठीक, इंटरेस्ट हमें क्यों मांगना होता है? हम यहाँ पर थे और हम ये बता रहे हैं कि अगर ये मनी टुडे डिलीवर होनी थी ए को, और ये बी 10 महीने तक नहीं दे रहा है, ड्यू है, 10 महीने एरियर्स बन जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए को प्रिक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया फॉर यूजिंग दैट मनी। ये 10,000 है, इस 10,000 को ए यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, उपयोग नहीं कर पा रहा। कितने पीरियड तक? 10 महीने तक, जैसा कि हमारा सवाल है उसमें। अगर ये मनी ए के पास 10 महीने पहले आ जाती, मंथ वाइज आ जाती, तो वो उसका ए यूटिलाइजेशन करता। हो सकता है वो उसे ब्याज पर चढ़ा देता, हो सकता है कि वो उससे कोई ऐसी चीज खरीद देता जिससे उसे फिर इनकम होती। तो ये जो मनी है, इसका एवरीडे उपयोग से ये मनी प्लस होती है ऑलवेज। और अगर कोई नहीं दे रहा है और उसके पास है ड्यू, तो ये मनी माइनस हो रही है, यहां पर ये मनी माइनस होती है। तो हम ये बता रहे थे आपको, क्योंकि हम जजमेंट राइटिंग की सिविल ट्रायल की लैब में जा चुके हैं, और हमने सिविल ट्रायल में जैसा कि क्वेश्चंस का पैटर्न देखा है जुडिशरी के लिए, वो ज्यादातर ऐसा है कि आपको प्लेंट भी लिखनी है और डब्ल्यूएस भी लिखना है। और हम प्लेंट राइटिंग शुरू कर चुके हैं। हमने आपको प्लेंट राइटिंग से कनेक्टेड सारे प्रोविजंस बता चुके हैं। हम प्लेंट राइटिंग में जब हम शुरू करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जुरिडिक्शन क्या है, किस कोर्ट में लगेगी प्लेंट। जब हम जुरिडिक्शन देखते हैं तो हमारी दो तरह की जुरिडिक्शन होती है, पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। किस जगह पर वाक्य हुआ है, किस जगह का वाक्य है, किस जगह का सब्जेक्ट मैटर है, उसी जगह के डिस्ट्रिक्ट में, उसी जगह की कोर्ट में जाएगा, उसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। हम जब डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वर्ड आता है, जिससे ये पता चलता है कि एरिया की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी एरियाज हैं, स्मॉल स्मॉल एरियाज, और उसके हिसाब से कोर्ट की जुरिडिक्शन भी टेरिटोरियल डिवाइड कर रखी है, जैसा कि हमने जुरिडिक्शन का जब चैप्टर कराया था तो हमने आपको क्लियर किया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पिक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होनी चाहिए। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन का इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसका रिलेशन है मनी से। और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन सूट की वैल्यू पर डिपेंड करती है कि सूट की वैल्यू क्या है। ओके, फिर हम ये देखेंगे कि सूट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर कितनी वैल्यूएशन का है, यानी वैल्यूएशन ऑफ द सूट की बात आ जाती है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द सूट के हिसाब से हम कोर्ट फीस लगाएंगे और हम प्लेंट का पिक्यूनरी जुरिडिक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये यहाँ पर हम प्लेस ऑफ स्यूइंग भी देख लेते हैं और कोर्ट फीस भी देखते हैं। तो ये हमारा जुरिडिक्शन। अब जब हमने जुरिडिक्शन देख लिया, तो हमारी प्लेंट का सबसे पहला जो लाइन होती है वो होती है इन दी कोर्ट ऑफ सो एंड सो। तो हमें वहां पे कोर्ट का नाम लिखना है,
जिस कोर्ट में उसकी जुडिक्शन बनती है उसका नाम लिखना है। सबसे पहली लाइन हमारी प्लेंट की यही है। फिर हम जाएंगे दूसरा, पार्टीज। ऑर्डर 1 जो है शेड्यूल का, वो पार्टीज की बात करता है। हमारे पास पार्टीज यहां पर क्या है, ए है जो कि लैंडलॉर्ड है जिसका मकान है, बी है जो कि टेनेंट है जिसको कि मकान उसने किराए पर दे रखा है। हमारी जो प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम हमने अभी टेकअप कर रखी है जजमेंट राइटिंग की लैब में, हमारी प्रॉब्लम है कि प्लेंटिफ ए ओनर है एक हाउस का, उसने अपने हाउस के थोड़े से पोर्शन को किराए पर दे रखा है बी को, और बी ने 10 महीने से किराया नहीं दिया है, जिसके लिए वो चाहता है कि उसका मकान खाली कर दिया जाए, टेनेंटेड प्रोमाइसिस, और साथ में उसे जो किराया नहीं दिया है वो भी दे दिया जाए। तो हम ऑर्डर 2 पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्डर 2 टॉक्स अबाउट द रिलीफ एंड क्लेम्स। तो हमारी प्लेंट में ब्रेक होती है लास्ट में, बिल्कुल जब हम सारी बात कह देते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं कोर्ट से, वो वाला जो हमारा होता है वो होता है रिलीफ सॉर्ट। ठीक है, तो रिलीफ में यहां पर हम क्या मांग रहे हैं, ए क्या मांग रहा है, प्लेंटिफ क्या मांग रहा है, एविक्शन ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस, और दूसरा हम मांग रहे हैं एरियर्स ऑफ रेंट। और मैंने आपको बताया कि जब हम मनी की बात करते हैं तो हमें इंटरेस्ट एंड कॉस्ट भी मांगनी होती है। हमारा पैसा दे देता तो हमें कोर्ट क्यों आना पड़ता और हमें कॉस्ट क्यों लगानी पड़ती। जब हम पैसा मांग रहे हैं तो हमें कोर्ट फीस भी लगानी पड़ रही है अकॉर्डिंगली, तो हम उसमें इंटरेस्ट भी मांगते हैं, कॉस्ट भी मांगते हैं। अब इंटरेस्ट हम क्यों मांग रहे हैं, इंटरेस्ट इसलिए मांगना होता है कि जब हम मनी की बात करते हैं तो मनी एक तरह से लिक्विडिटी की बात है। 10,000 रुपए मान लीजिए ड्यू है ए के बी पर, तो इसका मतलब यह है कि बी ने वो 10,000 रुपए जिस पर्टिकुलर डे पर दे रहे हैं, मान लीजिए आज तक दे दिए, लेकिन उसे नहीं दिए, तो ये उस पैसे को यूज नहीं कर पाया, उसकी यूटिलिटी नहीं हो गई उसके लिए। अगर वो उपयोग करता उस मनी का, तो चाहे वो मनी को यूटिलाइज करने में किसी को दे सकता था, ज्यादा पैसे मिल सकते थे उसे देने के बाद, वो उससे कोई ऐसी चीज खरीद सकता था जिसकी वैल्यू वैसे ही बढ़ जाती। तो बेसिकली जब कोई आदमी अपने पैसे को यूज करता तो मनी प्लस हो जाती, जो 10,000 है वो बढ़ जाते। और जब कोई बंदा रिटेन कर लेता है जिसके ऊपर ड्यू है और वो मनी उसको नहीं दे पाता, तो ए के बनिस्बत वो मनी माइनस हो जाती है। क्लियर। और ये जो माइनस और प्लस है ये बेसिकली इंटरेस्ट है मनी का। तो हमारा इंटरेस्ट एरियर से ही आ रहा है। जहां मनी की बात करेंगे किसी भी सूट में तो हम इंटरेस्ट भी मांगेंगे, और इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो भी हमें डालना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली जो बैंक रेट होता है मनी का उस वक्त लोन लेने का, उस बैंक रेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मान लीजिए 18% है, अगर आप मार्केट में जाओगे बैंक में और आप पैसा लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वो इंटरेस्ट मांगेंगे 18% या 16% या 12% या 14%। तो जो बैंक रेट होता है पैसा लेने का, वही जनरली इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट करता है जो भी बंदा, जो भी प्लेटिव अपनी प्लेट कर, राइट। उसके बाद वो कोर्ट में आया, क्योंकि आपने उसे पैसे नहीं दिए तो उसे कॉस्ट लगानी पड़ रही है, कोर्ट फीस भी लगानी पड़ रही है और वकील को भी पैसा देना पड़ रहा है। देखिए कोर्ट फीस के साथ प्लीडर्स फी, प्लीडर्स फी, ठीक है, तो उसे कॉस्ट भी मांगेगा वो। अब आप ये देखिए कि हमें रिलीफ में यहां से रिलीफ वाला पोर्शन मिल गया। ऐसे हम प्लेंट ड्राफ्ट करते हुए समझेंगे कि प्रोविजंस के साथ कैसे हमने अलाइन करना है। अब देखिए ऑर्डर 3 क्या कहता है, ऑर्डर 3 कहता है कि अगर आप खुद नहीं आ सकते हो तो थ्रू समबडी आ सकते हो, थ्रू एजेंट आ सकते हो, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आ सकते हो। तो हमने अपनी प्लेंट में अगर मान लीजिए हम थ्रू आ रहे हैं, अगर मान लीजिए ए यहां पर नहीं है, वो विदेश में रहता है, इस सूट को, इस किराए का मकान खाली कराने के लिए उसे खुद आने की जरूरत नहीं है, वो किसी को ऑथोराइज भी कर सकता है।
तो हम हमारी जो पार्टी है वो थ्रू भी हो सकती है, थ्रू एक्स। मान लीजिए ए विदेश में रहता है या बेंगलोर में रहता है या कहीं ऐसी जगह रहता है जिसमें उसके आने जाने का खर्चा ज्यादा लग सकता है, तो वो दिल्ली में रहने वाले किसी बंदे को ऑथोराइज कर सकता है और ये ऑथोराइज ए आर हो सकता है। ठीक है, तो प्लेंट में आप ए भी डाल सकते हो, थ्रू एक्स भी डाल सकते हो, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव लिख के। दूसरी पार्टी टीनेंट भी ऐसा ही हो सकती है। मान लीजिए कि टीनेंट रह रहा है वहां पर, लेकिन फिलहाल वहां पर नहीं है जब उसने डाला है, और वहां पर भी वो किसी के थ्रू डाल सकता है। तो दोनों पार्टीज में ऑर्डर 3 लग सकता है। यहां पर हमारी जो पास जो केस है उसमें हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, उसमें हम सीधा सीधा पार्टीज ए एंड बी लगाएंगे। मैंने ये बात इसलिए समझाई है ताकि आप लोगों को इस बात का कंफ्यूजन ना रहे कि प्लेंट का स्वरूप क्या है। अगर क्वेश्चन में मामूली सा चेंज कर दिया, आपकी जुडिशरी में जो क्वेश्चन करेंगे कि ए फला फला मकान का मालिक है, उसने अपने पोर्शन को या अपने मकान को बी को दे रखा है किराए पर, ए अभी दिल्ली में नहीं रहता है और यूपी में नहीं रहता है, ए अभी अमेरिका में रहता है और अपने भांजे या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड के थ्रू सूट लगाना चाहता है, तो उस वक्त आपको ऑर्डर 3 का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हमने तो सिंपल सिंपल किया था, अब ये जरा सी क्या टेक्निकलिटी आ गई, अब हम क्या करेंगे। तो जो प्रोविजंस हैं सीपीसी के, उनमें हम ये ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर 3 आपको ये पार्टीज का ही पार्ट है। ऑर्डर 1 एंड 3 पार्टीज के बारे में बताता है। तो प्लेंट जब हम कर रहे हैं, सबसे पहले जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, फर्स्ट लाइन इज किस कोर्ट में जा रहा है, प्लेस ऑफ सुइंग, किसकी कोर्ट में जा रहा है, उसका ओहदा क्या है, उसकी पावर क्या है, उसका कॉम्पिटेंस क्या है। तो हम पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन देख रहे हैं। दूसरे में हम जा रहे हैं ऑर्डर 2 में पार्टीज के लिए। पार्टीज हमारे पास ए और बी हैं और वो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकती है, ये ऑर्डर 3 हो सकता है। ठीक है, अब हम ऑर्डर 4 देखते हैं। तो हमारा ऑर्डर 4 क्या कहता है, फ्रेम ऑफ द सूट। बेसिकली ऑर्डर 4 बताता है कि कैसे हमें कानून के हॉर्स को इनिशिएट करना। तो फ्रेम ऑफ द सूट ये बात बताता है कि जब हम इंस्टीट्यूट कर देते हैं प्लेंट, तो सूट बन जाता है वो। तो अभी हम प्लेंट तैयार कर रहे हैं, फिर हम इसे जैसे इंस्टीट्यूट करते हैं ये सूट बन जाएगा। और यहां इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में आपके पास सूट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऊपर में कोर्ट के नाम के बाद यहां पर सीएस नंबर, सिविल सूट नंबर सो एंड सो, और ये मान लीजिए तारीख है इनकी जो इन्होंने मकान किराए पर दिया, वो मान लीजिए हम कहते हैं कि उसने 19 में दिया या 22 में दी। ठीक है, तो सूट का नंबर आएगा यहां पर, जैसे हमने क्रिमिनल कोर्ट में किया था, कोर्ट का नाम आने के बाद हमारा सिविल सूट नंबर आएगा और यहां पर हम नंबर डालेंगे जो भी नंबर हमारा होगा, और उसके बाद हम उसका साल डालेंगे। हम 22 इसलिए कह रहे हैं कि हम 23 में हैं और वो कहता 10 महीने का किराया नहीं दिया है। ठीक है, तो हो सकता है हम ये मान के चले, क्योंकि यहाँ पे तारीख नहीं दे रखी सवाल में, कि मान लीजिए उसने जनवरी में उसको दिया हो 22 में, और उसने 10 महीने से किराया नहीं दिया है, तो ये समझिए कि उसने फरवरी के बाद किराया नहीं दिया है। ठीक है, हम इसमें 21 भी डाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 22 में उसने लिया, जनवरी का किराया दिया, फरवरी के बाद से देना बंद कर दिया, और 10 महीने का किराया ड्यू है। राइट, तो हम सेफली इसमें 21 भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने नोटिस भी दिया उसे। राइट, हम उसे नोटिस भी देंगे कि आपने किराया नहीं दिया, हमारा किराया दो, नहीं तो खाली करो मकान। राइट, तो हम कैलकुलेट करें, अगर 10 महीने का है तो हम ये समझ के चलते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं, जैसे हमने क्रिमिनल केस में लगाया था कि क्या डेट होगी और क्या डेट को चार्ज आएगा और किस डेट को जजमेंट हो सकती है। इस तरह से हम यहाँ सिविल सूट में भी अंदाजा लगाएंगे कि अगर तारीख नहीं दी हुई है, तो मान लीजिए कि उसने दिसंबर 21 में दिया या नवंबर 21 में दिया, तो हम ये उस हिसाब से करेंगे। और अगर हम सूट डाल रहे हैं 23 में, तो हम फिर यहाँ पर 23 लिखेंगे। क्लियर?
तो हमें उस हिसाब से तारीख भी अपने अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी। जब इन्वेस्टिगेशन की मैंने आपको बात की थी क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट के टाइम पर, तो मैंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे प्रोसीड करता है, हमें एक पैराग्राफ डालना पड़ेगा फैक्ट्स में, तो इसीलिए हम उसके इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट को भी समझ लें। तो अब हम प्लेन राइटिंग में सारे के सारे पॉइंट्स को समझेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो सिविल सूट है हमने 23 में डाला है, और 23 में यहाँ पर नंबर आ जाएगा CS नंबर, ये राइट। तो हमारे पास पहले प्लेन राइटिंग में सबसे पहले आया इन दी कोर्ट ऑफ सो एंड सो, उसके बाद हमने सिविल सूट नंबर डाल दिया, राइट। अब हम यहां पर पार्टीज की बात कर रहे हैं और हम ऑर्डर 4 तक चले गए हैं। ऑर्डर 5 में प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस टू डिफेंडेंट, ठीक है। तो जब आपने सूट फाइल कर दिया ऑर्डर 4 में, फ्रेम ऑफ द सूट के हिसाब से आपकी प्लेंट फाइल हो गई, आपका सूट बन गया, वो रजिस्टर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गई उसकी, हमारे पास सूट नंबर आ गया, तो ये समझिए कि अब हमें प्रोसेस इशू कराने बी को, तो हमारे को ए के साथ साथ उसका अपना रेजिडेंस का एड्रेस डालना पड़ेगा। भाई मैं कहाँ रहता हूं तो उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, और बी जहां पे उसको प्रोसेस जाना है उसका भी रेजिडेंस डालना पड़ेगा। रेजिडेंस तो डालना ही पड़ेगा, सन ऑफ सो एंड सो, यहाँ भी सन ऑफ सो एंड सो। डिटेल्स हमने आपको कहा था चार्ज में क्यों पूरी डिटेल्स लिखते हैं अक्यूज की, क्योंकि अक्यूज के ऊपर हम चार्ज लगा रहे हैं, एक ही नाम के कई लोग हो सकते हैं, तो उसकी कंप्लीट डिटेल्स चार्ज में आनी है। यहां पर आप देखेंगे कि यह पार्टी का अपना पेरेंटेज दोनों पार्टीज का और उनका दोनों का एड्रेस, क्योंकि अगर ये एड्रेस नहीं होगा तो प्रोसेस कहाँ इशू होगा, प्रोसेस इशू नहीं हो सकता है, और जब प्रोसेस इशू नहीं हो सकता है तो फिर सूट फाइल करने का क्या फायदा है। तो देखिए ये जो ऑर्डर्स बने हुए हैं आप ये देखेंगे कि सीपीसी इतनी ब्यूटीफुली ड्रॉ की गई है कि यहाँ पर पहला पार्ट जो है वो प्रोसीजर की बात करता है, और दूसरा पार्ट भी प्रोसीजरल रूल्स की बात करता है, प्रोसीजरल रूल्स। और ये इतनी ब्यूटीफुली जाता है, हमें एक एक स्टेप के हिसाब से चला रहा है। अब हमारा सूट कैसे प्रोसीड कर रहा है हमें इससे हम सीपीसी भी समझ जा रहे हैं। जब हमने जजमेंट पर गए थे, चार्ज फ्रेम किया था, तो हमने क्रिमिनल लॉ पूरा समझ लिया था, सीआरपीसी हमने समझ लिया था, चार्ज किस एरिया में पड़ता है, कौन से सेक्शन में उसके आते हैं कंटेंट्स। सेक्शन 211 जो है कंटेंट्स ऑफ चार्ज की बात करता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं प्लेन राइटिंग में हमने सारा सीपीसी समझ लिया कि उसकी फ्रेमिंग क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसकी स्कीम क्या बना रखी है सीपीसी की, ताकि आपको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पूरा पेपर समझ में आ जाए, ठीक है। इट्स नॉट ओनली प्लेन राइटिंग, WS राइटिंग, इट्स द सीपीसी विच वी हैव टू अंडरस्टैंड बिट अ बिट, एक एक उसके कोने को समझना है, राइट। अब देखिए हमारे पास आ गया रेजिडेंस, हमें डालना पड़ेगा, पार्टीज हो गई। अब हमारे को हमने प्रेयर मांगी है तो हमने यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रीमाइसिस देनी है, पूरी की पूरी प्रीमाइसिस। तो यहाँ पर हमें आ गया, किसको हम कह रहे हैं, इस कोर्ट को, तो हम सोएथ दैट, या कह सकते हैं इट इज सबमिटेड प्लीज, हम्बली सबमिटेड प्लीज, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमें बेसिकली कोर्ट को लिखना है, कोर्ट को अर्जी लिख रहे हैं कि सविनय निवेदन ये है। जब हम चिट्ठी लिखते हैं, छठी क्लास में हम चिट्ठी सीखते थे कि प्रिंसिपल महोदय, सब्जेक्ट हमने लिख दिया कि हम बीमार हैं और छुट्टी चाहते हैं, लीव एप्लीकेशन, और फिर हम उनको लिखते हैं सर। तो यहां पर भी हम सर से शुरू करेंगे, महोदय। देखिए प्लेन राइटिंग इज बेसिकली चिट्ठी टू दी कोर्ट। हम उनको चिट्ठी दे रहे हैं कि देखो जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, कृपया करके हमारे को रिलीफ दिलाओ। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल महोदय, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरे को छुट्टी दे दी जाए, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर हम मकान खाली कराने हेतु और किराया वापसी लेने हेतु प्रार्थना पत्र कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज ए प्रार्थना पत्र, पटिशन, इसको हम पटिशन कहते हैं। प्लेंट जो है बेसिकली एक पटिशन है ये,
किसके यहाँ लगी है ये? प्रिंसिपल महोदय कौन है यहाँ पर? कोर्ट। और कोर्ट कौन सी है? जिसके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी है और पेक्यूलियर जुरिडिक्शन भी है। हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं हो और आप बहुत ही बढ़िया से इस मामले को समझ सकें। और जब आप अपनी कलम से लिखना शुरू करें तो खूबसूरत मोती की तरह इसे बिखरें, राइट, ताकि आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज तो है नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पार्टीज का नाम लिखा, प्रिंसिपल महोदय को सर बोला, और फिर शोएथ दैट सभी ने निवेदन यह है कि मैं बुखार के कारण घर पे पड़ा हूं, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दवाई खाओ चुपचाप सो जाओ, तो मेडिकल एडवाइस पर मैं लीव चाहिए, ऑन दी एडवाइस ऑफ डॉक्टर आई वॉन्ट द लीव फॉर सच एंड सच डेट, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी। अब ये काइंडली ग्रांट मी जो है वो प्रेयर क्लॉज में जाता है, काइंडली, यहां भी ऐसे चलेगा, काइंडली। तो बिल्कुल ये चिट्ठी की तरह। और नीचे हम क्या लिखेंगे, जिसने चिट्ठी लिखी है, योर्स फेथफुली सो एंड सो, सो एंड सो, तुम्हारे स्कूल का फलाना बच्चा, फलानी क्लास का बच्चा, और इधर लेफ्ट को लिखते हैं तारीख। प्लेट में खाली क्या करना पड़ता है कि नीचे हम वो वेरिफिकेशन भी करते हैं, इसके नीचे आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्यों आता है? क्योंकि तुम कोर्ट में आके झूठ तो नहीं बोल रहे हो। अगर तुम उसको सत्यापित भी करते हो कि ये जो हमने पिटीशन लिखी है ये बिल्कुल सही बात है और इसमें हमने कोई झूठ नहीं बोला, कोई बात छिपाई नहीं है, राइट। तो वो वाली जो चिट्ठी थी छठी क्लास वाली, छुट्टी वाली, वो इस चिट्ठी से थोड़ी सी इसलिए फर्क है कि यहाँ पर हमें कोर्ट को कहना पड़ता है, शपथ लेनी पड़ती है एक तरह से, वेरीफाई करते हैं हम कि देखिए हमने जो बात ऊपर कही है इतने पैराग्राफ में, पैरा नंबर 1 से लेकर 10 तक, वो मेरे जाने निश्चित थे, मैं जितना जान सकता हूं, जितने मेरी ख्याल में है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो सही है, सत्य है, और मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है। दूसरी बात, जो उसमें लीगल क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेज सारी की सारी मैंने वकील से पूछ के वकील की सलाह पर लिखी है। तो ये वेरिफिकेशन क्लॉज हम प्रेयर के बाद लिखते हैं, और वेरिफिकेशन के बाद हम लिख देते हैं अपना नाम, अपना पता, और जिस प्लीडर के थ्रू आए हैं। ठीक है जी। तो देखिए हमें प्लेंट का खाका मिल गया। अब शोइत टैट करेंगे तो हमारे यहाँ पैराग्राफ्स आने शुरू हो जाएंगे, और पैराग्राफ्स में हम क्या लिखेंगे, पहले पैराग्राफ में आई एम द ओनर ऑफ द हाउस सो एंड सो डिटेल्स, दिस इज measuring so and so area in a particular portion shown as red in the site plan attached in the plan of the house attached। उसको हमें अनेक्स करना पड़ेगा, बिकॉज इस हाउस के एक पोर्शन में रहता है, तो जो पोर्शन हमें खाली कराना है उस पोर्शन का हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि वो पोर्शन क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि मिस्टर बी को हमने ये पोर्शन फलानी तारीख को दिया था और उसके साथ हमने लीज डीड एग्जीक्यूट की थी, जिसके हिसाब से उसे इतना रुपया महीना किराया देना था, मंथली, मासिक किराया, और उसे किसी भी तरह का कोई भी फेरबदल इस मकान में नहीं करना है, ये बात कही थी। और ये बात कही थी कि वो कोई भी ऐसा कानून नहीं तोड़ेगा जिससे इस मकान की कोई भी कानूनी समस्या उठे। तो हमने लीज डीड निष्पादित की थी, एग्जीक्यूट की थी एक पर्टिकुलर डेट पर, हम वो डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट पैरा हमारा होगा कि मिस्टर बी ने हमें इतने तक किराया दिया, तो हमारा अमाउंट ऑफ किराया भी एग्जैक्ट आएगा, कोई ना कोई अमाउंट हमें लिखना होगा। फिर उसने इतना किराया दिया, इस तारीख तक दिया, वो भी तारीख में लिखनी होगी। तो ये इसमें हम फिल इन द ब्लैंक सारे के सारे अपने दिमाग से करेंगे, क्योंकि आपके फैक्ट्स में कोई भी तारीख नहीं दे रखी है, इसलिए आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना, राइट। उसके बाद हम चौथी डेट पर करेंगे कि इन्होंने
इतनी तारीख से इतनी तारीख तक का किराया नहीं दिया है और इनका टोटल अमाउंट जो एरियर्स ऑफ रेंट है वो इतना बनता है और मैंने इन्हें नोटिस दिया था फलानी तारीख को। तो अगला पैरा आएगा, मैंने नोटिस दिया कि भाई साहब आप किराया नहीं दे रहे हो तो कृपया करके किराया दे दो। अगर आप किराया नहीं दोगे तो आपको लीज डीड की क्लॉज के हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है। और साथ में ये रिक्वेस्ट कर दिया कि क्योंकि आपने 10 महीने से किराया नहीं दिया है इतनी तारीख से इतनी तारीख तक और टोटल अमाउंट इतना बनता है एरियर्स का, इसीलिए आप मेरा मकान खाली करो और साथ में मुझे इतना किराया दो विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, राइट। फिर हम लिखेंगे कि देखिए मैंने नोटिस दिया, नोटिस ड्यूली सर्व्ड हुआ इनके ऊपर, लेकिन इनकी कान पे बिल्कुल भी जू नहीं रह गई, ये आराम से बैठे रह गए। तो इसलिए कृपया करके मेरा मकान खाली कर दो और जब आप खाली कर दोगे तो हमें खाली करने के साथ साथ हमें किराया भी दीजिए जो हमारा है और उसका इंटरेस्ट और कॉस्ट भी दीजिए, ठीक है। ये हुई हमारी फैक्ट्स। तो हमारा एक पैराग्राफ जो आता है वो आता है फैक्ट्स। अब तक हमने जितनी सारी बोली उस कहानी में, उस जो केस स्टडी है वो है फैक्ट्स। ये मकान मेरा है, आपको हमने एक पोर्शन पे किराए पे दिया था, इतने किराए पर दिया था, ये हमने लीज डीड एग्जीक्यूट की थी और आपने हमें इतनी तारीख से इतनी तारीख यानी 10 महीने का किराया नहीं दिया और हमने आपको नोटिस भी दिया, नोटिस सर्व भी हो गया, लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया, तो कृपया करके मेरा मकान खाली कर दो, राइट। ये तो हुए आपके फैक्ट्स। अब जो बाकी पैराग्राफ्स आते हैं उनमें दूसरा पोर्शन होता है लॉ, राइट। मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ये जो लॉ है इसमें आप क्या क्या बताएंगे। जनाब आपकी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बनती है, क्षेत्राधिकार आपका ही है क्योंकि मेरा मकान आपके क्षेत्राधिकार में स्थापित है, स्थित है। जनाब आपकी पिक्यूनरी जुरिडिक्शन बनती है क्योंकि मेरी सूट की वैल्यू इतनी है और वो आपकी जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ हम करेंगे कि हमने सूट वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगा दी है और वो अनेक्स्ड है। चौथा पैराग्राफ हम ये करेंगे कि देखिए मैंने इस विषय पर कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ना ही मैंने कहीं ली है। तो ये जो क्लॉजेज है इसे कहते हैं लॉ। तो आपके प्रेयर में फैक्ट्स एंड लॉ दोनों आएंगे, उसके बाद आपकी प्रेयर क्लॉज आ जाएगी, उसके बाद आपका प्रेयर क्लॉज में हमने क्या क्या मांगा है वो आ जाएगा रिलीफ और क्लेम। उसके बाद आप वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन के बाद अपना नाम पता लिखोगे, जिस प्लीडर के थ्रू आ रहे हो वो प्लीडर डालोगे और इसके साथ आपको एक एफिडेविट डालना है, प्लेंट प्लस एफिडेविट। मैंने आपको बताया कि अगर आप कोर्ट के सामने झूठ बोलते हो, कोई झूठा तथ्य करते हो, तो कोर्ट में झूठा एफिडेविट, झूठा बयान करना, झूठा साक्ष्य देना, ये सारे के सारे पनिशेबल ऑफेंस हैं 340 सीआरपीसी में। और सेक्शन 340 सीआरपीसी के अंदर आपको कोर्ट संज्ञान लेकर रिलीफ तो देगा नहीं देगा लेकिन सजा के लिए भेज सकते, ठीक है। कानून की अवमानना करना, कानून के सामने झूठे साक्ष्य देना, ये सारी चीजें, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने एफिडेविट दे रखा। आप ये कह रहे हो कि प्लेंट में मैंने जो भी कुछ कह दिया, पहले हमने वेरिफिकेशन में कहा बिल्कुल सत्य है, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से, उसके बाद हम एफिडेविट भी देंगे कि मैं सो एंड सो हूं, मेरा एज ये है, मेरा रेजिडेंट ये है और मैंने ये जो पिटीशन लगाई है इन सारे वाक्यों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैंने अपनी जाने
जानकारी के हिसाब से बिल्कुल सही तथ्य आपको बताए हैं, सही फैक्ट्स बताए हैं, और जो भी फैक्ट्स कानून से रिलेटेड हैं वो कानून के वकील की सलाह पे बनाए हैं, और मेरे को उन्होंने जिस भी भाषा में प्लेंट बनाई है वकील साहब ने वो पढ़ के सुना दी थी, तब मैंने साइन कर, राइट। तो ये एफिडेविट हम देते हैं ताकि हम इस प्लेंट को ऑन कर सकें, नहीं तो कल को आप ये बोल देंगे वकील साहब ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, मुझे तो जी अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे से अंगूठा लगवा लिया। तो ये जो एफिडेविट है ये इस बात को सत्यापित करता है कि आपका प्लेंट है, आपने ये सारी कहानी बताई है वकील साहब को, और उन्होंने ये फॉर्मेट के हिसाब से प्लेंट बना के डाली है, और अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, प्लीडर साहब रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब हम जाते हैं अपनी केस स्टडी पर। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया, और प्लेंट राइटिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी होगी। जैसे जब हमने चार्ज किया था, चार्ज फ्रेमिंग की थी, तो मैंने बताया था सिर्फ ऑफेंस पता करना है, पैरावाइज डालना है, रेलेवेंट डेट टाइम एंड प्लेस पर इसने ये काम किया है, इसके इस काम की वजह से, इसकी नियत की वजह से, काम और नियत यानी एक्टर्स की वजह से फलाना ऑफेंस बनता है आईपीसी की बुक में या फलानी बुक में पॉक्सो में, जो कि इस वाले ऑफेंस में दंडनीय है और कोर्ट की कॉग्निजेंस में आता है। तो वो पैराग्राफ हम जितने भी ऑफेंस हैं उतने पैराग्राफ लिख देंगे और नीचे कोर्ट का नाम छाप देंगे, क्योंकि चार्ज कौन बनाता है? कोर्ट, और प्लेंट कौन बना रहा है? पिटिशनर, प्लेंटिफ। तो नीचे प्लेंटिफ का नाम आएगा, वहां पे कोर्ट का नाम मत लिख देना। कभी बोलोगे जी वो चार्ज और वो कंफ्यूज हो गया, वो चार्ज में आपने कोर्ट का नाम लिखा था, सत्यापित के बाद भी हमने कोर्ट का नाम लिख दिया, तो ऐसी ऐसी गड़बड़ मत कर देना कृपया करके। बहुत ध्यान से समझिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में स्टेट वर्सेस अक्यूज होता है और स्टेट प्रोसिक्यूट कर रही है, और चार्ज जो लगा रहा है वो कोर्ट लगा रहा है। लेकिन सीपीसी में यहां जो आप प्लेंट बना रहे हैं ये प्लेंटिफ बना रहा है, तो नीचे प्लेंटिफ का नाम आएगा, उसके वकील साहब का नाम आएगा, वेरिफिकेशन भी उसकी आएगी, एफिडेविट भी उसका आएगा, वो जज साहब का मत लगा दीजिए। कभी पता चला कि इतनी बढ़िया लिख के आए थे, जीरो मिल गई। ठीक, अब हम जाते हैं अपनी केस स्टडी पर। हमारा केस स्टडी 1 सीपीसी सिविल कोर्ट। देखिए हमारे फैक्ट्स थे, ए इज द ऑनर ऑफ हाउस नंबर so and so, area so and so, BP. B is the tenant in a portion of house of so and so. ऊपर वाला ही एड्रेस आएगा, अपना एड्रेस मत लिख दीजिए। सी हमारा फैक्ट क्या है कि नहीं, और फैक्ट्स क्या है? पहला फैक्ट ये था, दूसरा फैक्ट ये था, तीसरा फैक्ट था कि ए एंड बी एग्जीक्यूटेड लीज डीड डेटेड सो एंड सो। जिसने क्या क्या चीजें करी थी? उसने इतने रेंट पर मंथली रेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो फॉर ए पीरियड ऑफ, कितने समय के लिए लीज दी है? से 1 ईयर और 11 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं ये क्लॉज डाल रखी है कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट और अल्टरेशन और कोई भी वायलेशन एविक्ट करा देगा उसे, और एविक्शन के लिए वो नोटिस भी दे सकता है, 15 दिन का नोटिस और 30 दिन का नोटिस। तो जो आपने लीज डीड में कंडीशंस रखी है वो आपको बतानी पड़ेगी, ये भी आपका फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा और क्या फैक्ट है
बी हैज नॉट गिवन, क्या नहीं दिया उसने, रेंट फॉर लास्ट 10 मंथ्स। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि ए ने नोटिस दिया, ए हैज गिवन नोटिस, लीगल नोटिस dated so and so to be for payment of rent, arrears of rent and eviction of the house. That was served on such and such date. ठीक है जी। अब और फैक्ट क्या है हमारा, ये हमारे आए फैक्ट्स, फैक्चुअल कंडीशन। अब हमारी लीगल कंडीशन क्या है, देखिए पहला, jurisdiction, suit is valued for such and such amount for which court fees is attached। ये हमारा पहला लीगल टेक्निकल इशू है। ड्यूली स्टैम्प्ड है, इसे ड्यूली स्टैम्प्ड कहते हैं। कोर्ट फीस लगा दी, राइट। अब हमने पहले वैल्यू की बात क्यों की, जुरिडिक्शन की बात क्यों नहीं की, क्योंकि वैल्यूएशन से हम टेरिटोरियल और पिक्यूनरी जुरिडिक्शन दोनों लिख देंगे। जो प्लेस है टेनेंटेड प्रेमाइसिस, टेनेंटेड प्रेमाइसिस इज सिचुएटेड at such and such place within the territorial jurisdiction, क्षेत्र अधिकार में आता है ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है जी, समझ आ गया। एंड द कोर्ट हैज pecuniary jurisdiction also, the pecuniary jurisdiction, वो इसके pecuniary jurisdiction में भी आता है, क्षेत्र अधिकार में भी आता है और अदरवाइज भी इसकी जुरिडिक्शन में आता है, इसके अधिकार में आता है। ठीक है, तो ये हमारे लीगल इश्यूज है। चौथा क्या है कि हमने कोर्ट से कोई बात नहीं छिपाई है और कोई और रेमेडी, देयर एग्जिस्ट नो रेमेडी, नो अदर रेमेडी एक्सेप्ट दी प्रेजेंट वन, जो आपकी कोर्ट में लगाई है उसके अलावा कोई रेमेडी हमारे पास नहीं थी। ठीक है, और यहां हम फिर बाद में डाल देंगे क्या कि हमने कोई बात छिपाई भी नहीं है और बी वॉज सर्व्ड विद लीगल नोटिस ऑन सच एंड सच डेट। जो कॉज ऑफ एक्शन है वो हमारा रीजन विद इन योर जुरिडिक्शन, विद इन जुरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट, on such and such date, and the suit is within the period of limitation, the suit is within the period of limitation, राइट। अब आप ये देखिए कि ये हमने लीगल फैक्ट्स क्यों डालते हैं प्लेंट में। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो हमारा प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 11 या रिटर्न हो सकता है ऑर्डर 7 रूल 10 में।
क्लियर हो गया? ये मैं आपको बता चुकी हूं। ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8, जब हम WS करेंगे तो हम ऑर्डर 8 पर भी जाएंगे। तो हमारी प्लेट प्लीडिंग का पार्ट है, जो प्लेट है वो बेसिकली प्लीडिंग है। प्लेट ऑर्डर 7 में डील करती है कि क्या क्या चीजें होनी है, और ऑर्डर 6 जो है वो प्लीडिंग में करती है। आपको पता है कि ऑर्डर 6 में प्लीडिंग की, अमेंडमेंट की लिमिटेशन है, इसलिए जब हम प्लेंट बनाएंगे तो हमें बहुत ध्यान से करना है। ऑर्डर 7 में प्लेंट के रिजेक्ट होने के या रिटर्न होने के चांस भी होते हैं, इसलिए हमें जब ये प्लेंट बनानी है तो हमें इन लीगल इश्यूज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारा प्लेंट का खाका क्या हुआ है देखिए। इन दी कोर्ट ऑफ, हमारा जो मामला है वो छोटी सी टेनेंसी का है, राइट। सिविल जज जूनियर डिवीजन, यहाँ पे भी हम क्षेत्र लिखेंगे। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर प्लेट में इसका मकान लिखा है इलाहाबाद, ठीक है, या आगरा, कोई भी चीज लिखा है तो हमें यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा। से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, आगरा, यूपी। क्लियर? जैसे हमने चार्ज में सोचा था ऐसे ही सोचना है यहाँ पर। देखिए दिल्ली में 3500 रुपए की जो किराएदारी है, उसके लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है, DRC। तो अगर इसकी किराएदारी 3500 रुपए महीने से कम होगी तो वो DRCA में जाएगा। इसी तरह से आप यूपी में अगर कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं या MP में कर रहे हैं तो वहां के लोकल रेंट कंट्रोल एक्ट को भी आप ध्यान में रखोगे। क्लियर या नहीं? अगर आपका रेंट दिल्ली में 3500 रुपए से नीचे है पर मंथ, तो आपकी ये प्लेट DRCA के अंदर आती है और आपको दिल्ली रेंट कंट्रोलर दिल्ली के सामने लगानी पड़ेगी पिटीशन। इसी तरह से आप जिस भी स्टेट की परीक्षा लिख रहे हो उस स्टेट का रेंट कंट्रोल एक्ट आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको रेंट पिटीशन में लिखना पड़ेगा। क्योंकि आपको फैक्ट्स में रेंट नहीं दे रखा है तो आप सेफली सिविल जज जूनियर डिवीजन को लगा दो। ओके, अपनी मर्जी से उसका रेंट उस हिसाब से ज्यादा लिखो, या आपका मूड है तो वो वाला उससे कम वाला लिखना है तो आप रेंट कंट्रोलर के यहां लगा दो। क्लियर? किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बताओ, अगर है तो प्लीज यू कैन चैट। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो चैट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर है तो वो ये बता सकते हो कि बात समझ में आई है कि नहीं आई है। हम यहाँ सिविल जज या दोनों के जुरिडिक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। हमारे को अगर फैक्ट्स नहीं दे रखे हैं रेंट के तो हमारा जो रेंट है उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, आपकी लीज डीड में भी वही रेंट लिखा जाएगा, उसी हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। राइट? देखिए हमने आपको बताया था कि जुरिडिक्शन देखते हुए हमने कोर्ट ले लेना है और उसी हिसाब से हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास पार्टी आ गई, इसके पहले आएगा हमारा CS नंबर, और हम ये डाल रहे हैं 23 में तो ये हमारा CS नंबर आ गया। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हमने यहाँ ऊपर वेस्ट लिखा है तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर वो इलाहाबाद का है तो इलाहाबाद, यूपी है तो यूपी।
क्लियर। अब हम पार्टीज का नाम लिख रहे हैं, ऑर्डर 2 पर जा रहे हैं। तो हमने कहा है ए सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, और इसके मुंह के सामने लिखेंगे प्लेंटिफ। ठीक है। क्रिमिनल में हम अक्यूज करते थे और स्टेट को स्टेट वर्सेस करते थे, क्योंकि अक्यूज पर प्रोसिक्यूशन स्टेट करता है, तो स्टेट वर्सेस ए। यहां पर ए प्लेंटिफ है जिसने प्लेंट लगाया है, फ्रेम ऑफ द सूट उसका है, तो हम ए का लिखेंगे प्लेंटिफ। और वह स्टेट वर्सेस होता था, यहां पर ए वर्सेस बी होगा। ये चिट्ठी लिखने का तरीका टू द प्रिंसिपल, कौन से स्कूल की प्रिंसिपल है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, वही सारी कहानी है। इट इज जस्ट ए चिट्ठी टू द कोर्ट फॉर योर कॉज, फॉर टेकिंग एक्शन। बहुत आसान मामला है। चिट्ठी सबको लिखनी आती है, खासतौर से छुट्टी की चिट्ठी, है ना। सारे बच्चे छुट्टी मास्टर होते हैं, उन्हें छुट्टी कैसे लेनी है वो उन्हें पूरा पता है, राइट। बी सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, सन की जगह डॉटर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि आप, है ना, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मत, ऊपर भी ऐसे हो सकता है। क्लियर। ये आ गया रेजिडेंट ऑफ, और ये क्या है हमारे डिफेंडेंट। ये ऊपर का टू दी प्रिंसिपल वाली कहानी चल रही है बस अभी। ठीक, फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सब्जेक्ट डाल के। ओके। अब देखिए, अगर यहां पर ऑर्डर 3 होता, थ्रू होता, तो हम थ्रू करते, थ्रू एक्स। ये भी अगर थ्रू होता तो थ्रू वाई। ये जरूरी नहीं है, कभी ऐसा मत कर देना मक्खी में मक्खी मार दो। आपने मैम थ्रू लिखवाया था तो हमने थ्रू लिख के दे दिया। थ्रू तब करना है जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट यानी कोई पार्टी किसी के थ्रू फाइल कर रही है, अगर अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है तब। या अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ऑर्डर 3 में डील करता है, तब सारा फॉर्मूला ऑर्डर 3 के हिसाब से लगाना पड़ेगा। ठीक। अब हमने ये अपनी अपनी कहानी लिख दी, किसने फाइल किया है, किसके अगेंस्ट किया है। तो हम सब्जेक्ट पर जाएंगे, दी पिटीशन इज फॉर, तो हम इसे लिखेंगे प्लेंट फॉर, यहां हमारा क्या है, एविक्शन ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो, सो एंड सो। यहाँ पे सेम एड्रेस लिखना है जो अपने ऊपर लिखा है इसका, एक अपने घर में ही किराएदार रख रखा है इसने। ठीक है। यहाँ पर अगर ये बी है तो उसका किराएदार का एड्रेस भी वही होगा, लेकिन उसका कोई और एड्रेस भी हो सकता है, परमानेंट एड्रेस। तो अगर ज्यादा एड्रेस है तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जहां जहां उसकी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए आपके घर में किराएदार था, लॉक लगा के चला गया, उसका पता नहीं चल रहा है, तो चिट्ठी कहाँ जाएगी, कोर्ट की। ठीक है। तो ये प्लेंट फॉर द एविक्शन ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो एंड फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट एक्सेट्रा। ठीक है। अगर आपने स्टे की चिट्ठी भी डालनी है, आपने कोई इंजंक्शन मांगना है कि वो आपका कमरा किसी और को ना दे दे, आपका जो टेनेंटेड प्रेमाइसिस है, या वो छोड़ के भाग के नहीं चला जाए अपना सामान वहां छोड़कर, अगर ऐसी कोई एप्रीहेंशन है कि वो कोई और कार्रवाई कर सकता है जो कि आपके मकान के खिलाफ जा सकती है, या वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या उसने कुछ ऐसा कर दिया, तो वो आपको फिर उसमें वो भी लिखना पड़ेगा रिलीफ में। यहाँ तो अभी ये 2 ही रिलीफ हमारे फैक्ट्स के हिसाब से, यही 2 चीजें मांगी गई हैं। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट मैटर। क्या लिखते हो सब्जेक्ट में, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर इलनेस,
बस यही है, पेटिशन इज फॉर एविक्शन ऑफ द हाउस एंड एरियर्स ऑफ रेंट। कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चिट्ठी याद रखो। अब आ जाएंगे हम सर महोदय, जो भी कोर्ट है, सभी ने निवेदन ये है, इट इज humbly submitted, please submitted that, क्या कह रहे हैं जी, शोइथ दैट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज लिखना चाहो, जो भी आप प्रिंसिपल साहब को खुश करने के लिए, कोर्ट को खुश करने के लिए जो भी लैंग्वेज आपको लगती है अच्छी सी, हम्बल, वो आपने लिखनी है, अपनी कहानी बतानी है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है और रिलीफ मांगना है, ठीक। वही कहानी शुरू कर देंगे। नंबर 1, हमने पैरा नंबर जरूर डालना है प्लेंट में, क्योंकि हमेशा जजमेंट में प्लेंट का पैरा रेफर होता है। एफिडेविट में भी आपने पैरा रेफर करने हैं, तो ऐसे नहीं है कि एक पैरा लिख दिया, नंबर डाला नहीं, फिर अगला पैरा लिख दिया, स्कूल की चिट्ठी में चलेगा, लेकिन कोर्ट में जो चिट्ठी लग रही है उसमें नहीं चलेगा, ठीक है। पहला क्या है, आई एम दी पीस लविंग, मैं बहुत ही शांति प्रिय आदमी हूं, पीस लविंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दी ऑनर ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो, ये वही एड्रेस आएगा जो चिट्ठी पे चल रहा है, सिचुएटेड एट पूरा लिख के यूपी। इससे हमारी जुरिडिक्शन भी डिसाइड होगी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और हमारा करेक्ट एड्रेस भी पता चलेगा टेनेंटेड प्रीमाइसेस का, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लिखने की जरूरत है मैंने इतने में खरीदा था और ये मेरी सेल है, उसकी जरूरत नहीं है। वो जब आप कोई राइट मांग रहे हैं, उसके अंदर कोई क्लेम मांग रहे हैं, यहाँ पर आपका टेनेंटेड प्रीमाइसेस वैकेट कराना है। दूसरा पैराग्राफ क्या आएगा, यहाँ आई एम की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ कर सकते हैं द प्लेंटिफ, ओके। द प्लेंटिफ इज द पीस लविंग सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द ऑनर ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो। उसके बाद हम चले जा रहे हैं, द डिफेंडेंट बी, या प्लेंटिफ को भी ये लिख दीजिए, द डिफेंडेंट बी इज द tenant in a portion of हाउस नंबर सो एंड सो। यहां आपको पोर्शन को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना है, शोन इन रेड कलर at x of the site plan of the हाउस प्लान भी लिख सकते हैं इसमें आप, साइट प्लान, हाउस प्लान ऑफ द हाउस annexed herewith having so and so house of so and so in north, so and so in west, so and so in south and so in east। ये आपको डिटेल देने हैं, डिस्क्राइब करने हैं अपने मकान की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो बेसिकली मकान है, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, यहां तक लिखवाया। अब आपका होमवर्क है कि आप इसे पूरा करेंगे। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी कहानी लिखवा चुकी हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि अब आपको लिखने में, प्लेट लिखने में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी होगी, तो थोड़ा सा पेन उठाओ और मेहनत लगाओ, प्रोविजंस को याद करो, जो कुछ बताया गया है उसको याद करो। अगर याद में समझ में नहीं आए तो लेक्चर को दोबारा से रिवाइव करके देख लो और कृपया करके इसको कंप्लीट करके लो।
तो आज का मैं प्लेन राइटिंग यहीं पे छोड़ रही हूँ। आगे के बाकी सारे पैराग्राफ सो आपको स्वयं लिखने हैं, खुद से लिख के लाओ और मुझे कन्वे करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस लेक्चर का, इस प्लेन राइटिंग का कुछ फायदा आप लोगों को मिला है। ओके, चलिए, तो इसके साथ साथ हम लेते हैं आपसे विदा आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।